हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस के चैप्टर 1 से। ठीक है, देखिए जो एनसीईआरटी है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपका सीटेट हो, टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार का हो या यूपी का हो या सेंट्रल लेवल का हो, सब में इनसे प्रश्न आते हैं। और यहाँ के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब वो ऑप्शन के साथ आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं डेली क्या करूँगा, हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको मैं वीडियोस के रूप में आपको दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस एनसीईआरटी साइंस की, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है क्लास 8th का पहला चैप्टर है ये हिंदी वर्जन है, इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड कर दूंगा। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, पहला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर लिया है। चलिए देखते हैं फसल उत्पादन और प्रबंधन। इस चैप्टर में हम जो है फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, जैसे यहाँ पे ये लिखा है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो कोई प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन जो है, अपना जो फूड है वो खुद से बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। जो मानव होता है और मानव के अलावा और जो भी जंतु हैं वो सभी क्या होते हैं, अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, भोजन बनाने का मतलब ये नहीं कि हम दाल चावल बना लें गैस पे, ऐसा नहीं। भोजन बनाने का मतलब होता है, जैसे हम दाल चावल कैसे बनाते हैं वो भी तो हमें प्लांट से ही मिलते हैं ना, पौधों से ही मिलते हैं। ठीक है, तो जो पौधों का भोजन होता है उनसे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और सभी मनुष्य सहित जो जीव जंतु हैं वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, असमर्थ होते हैं, वो पौधों से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग, जैसे हम लोग हैं जब भोजन खाते हैं तो उससे जो ऊर्जा हमें मिलती है वो ऊर्जा जो होती है अनेक प्रकार की जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, संपादन में कार्य करते हैं। तमाम तरीके के हम कार्य करते हैं, उसमें भी ऊर्जा लगती है। वो ऊर्जा कहाँ से आती है, जो भोजन हम पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो कहाँ से, पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम अनाज खाते हैं वो सब पौधों से मिलता है, और जीव जंतुओं से भी हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ लोग मांसाहार करते हैं तो उनसे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, भोजन प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। देखिए, हमारे देश में क्या है कि बहुत विशाल जनसंख्या है, तो उसको भोजन प्राप्त करने के लिए हमें भोजन का उत्पादन अच्छे नियमित उत्पादन होना चाहिए, लगातार उत्पादन होना चाहिए भोजन का, उचित प्रबंधन भी होना चाहिए। भोजन को स्टोर भी तो किया जाएगा, नहीं तो भोजन जैसे मान लीजिए इस सीजन में गेहूं की उत्पादन हो गया तो फिर उसको स्टोर भी तो करना होगा, और फिर उसका वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से करना होगा, जिससे सभी को भोजन प्राप्त हो सके। नहीं तो एक को ज़्यादा भोजन मिलेगा, एक को भोजन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कृषि पद्धतियाँ क्या है। देखिएगा, 10,000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व मनुष्य क्या था, घुमंतु था। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, घुमंतु था। ठीक है, खानाबदोश जिसे कहते हैं। अब देखिएगा फसल किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जाम में जब आते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखिए, फसल किसे कहते हैं, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है, जब एक ही किस्म के पौधे एक किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। देखिए, जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या हैं, गेहूं के हैं। जैसे गेहूं का जब सीजन आता है, आप देखते होंगे हर खेत में देखिए गेहूं लगा रहता है, तो उसे हम गेहूं की फसल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर सभी जगह जो है गेहूं की खेती होती है। ठीक है, और तमाम तरीके के मौसमी फल होते हैं, जैसे कि अन्य सब्जियां और फल होते हैं। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, भारत एक विशाल देश है, यहाँ पे ताप, ठीक है, टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और वर्षा रेंज होती है। जैसे जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में से भिन्न होती है, अतः देश के भिन्न भागों में विविध प्रकार के फसल उगाई जाती है। जैसे कहीं पे देखिए आपने चाय होता है, ठीक है, और कहीं पे सेब होते हैं, और कहीं पे धान होता है, कहीं पे गेहूं होता है। तो जैसे जहाँ की वातावरण होता है, जैसे परिस्थितियाँ होती हैं, वैसे ही वहाँ पे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो विविधता के बावजूद आमतौर पर, मोटे तौर पर हम फसलों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक, पहला है खरीफ की फसल। पहला क्या है, खरीफ की फसल। यह फसल जिसे हम वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसल कब हम बोते हैं, वर्षा ऋतु में बोते हैं, और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जून से सितंबर तक वर्षा होती है भारत में। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि जो हैं वो क्या हैं, खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों के बाद हमारा टॉपिक आता है रबी की फसल। तो रबी की फसल जो होती है शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से मार्च तक।
ठीक है। अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु होता है, इसमें बोई जाती है। और इसकी जो फसलें हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी जो है वो रबी की फसलें होती हैं। ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, राम। राम का मतलब हो गया आर से रबी की फसल, आ से अक्टूबर, और अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च में कटाई होती है इसकी। ठीक है। और कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी। इस तरीके से खरीफ की फसल का आप याद कर सकते हो, खजुआ। ठीक है। खा से खरीफ, जू से जुलाई। ठीक है। जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में सितंबर अक्टूबर या नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। ठीक। कौन कौन सी फसलें हैं, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा आधारिक फसल पद्धतियाँ क्या होती हैं, देखिए इसके बारे में समझते हैं। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। धान को हम कब उगाते हैं, वर्षा ऋतु में उगाते हैं। क्यों उगाते हैं, क्योंकि धान को अधिक जो है वो जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे क्रियाकलाप इस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य पद्धतियाँ, कृषि पद्धतियाँ आगे दी हैं। देखिएगा कि फसल उगाने के लिए क्या क्या पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। फसल को लगाने से पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसकी बुआई करते हैं बीज की, फिर खाद एवं उर्वरक उसमें लगाते हैं, फिर उसकी सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, और फिर कटाई करते हैं, और कटाई के बाद उसका स्टोरेज भंडारण करते हैं। ठीक है। अब एक एक स्टेप को हम ध्यान से समझेंगे। जैसे मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। देखिए मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। देखिए फसल को लगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण होता है। सबसे प्रथम चरण क्या है, मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला बनाना। पोला बनाना मतलब जब मिट्टी को पलट देते हैं तो उसमें क्या होता है, मिट्टी थोड़ी खोखली हो जाती है, जिससे उसमें ऑक्सीजन वगैरह पर्याप्त मात्रा मिल सके। तो ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा तो उसमें जो है, जो अभी आगे आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे, केंचुए वगैरह जो कि किसानों के मित्र कहे जाते हैं, उनको वो मतलब वो पनपते हैं उसमें और मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। देखिएगा मिट्टी को पलटना अथवा उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक होता है। देखिए मैंने आपको बताया ना, मिट्टी को पोला करने से क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो नीचे तक जा सकती हैं और उनको शोषण करने में आसानी होती है। साथ ही केंचुए वगैरह जो लाभदायक होते हैं वो भी उसमें पनपते हैं। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होती है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि पोली मिट्टी से क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होते हैं। देखिए यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। जो केंचुआ वगैरह को हम किसानों का मित्र कहते हैं ना, जो क्या करते हैं उस मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। देखिए आपने देखा होगा ना, केंचुआ क्या करता है, मिट्टी को पोला करता है उसको पलट करके। तथा ह्यूमस जानते हैं ना, जो मिट्टी में सड़ी गली जो जैविक पदार्थ होते हैं मिले होते हैं उनको ह्यूमस कहते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना आवश्यक क्यों है, मैंने आपको बता दिया आवश्यक करने से क्या आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं। देखिएगा आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इनके अतिरिक्त मृत पौधे, जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। इन जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में जीव पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त हो जाते हैं, पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो जो मृत पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाते हैं, ह्यूमस का कार्य करते हैं और इनको जो पौधों की जड़ें होती हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, जो उसके पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। मिट्टी को पोला करने से क्या होता है, जो पोषक पदार्थ होते हैं वो जो नीचे दबे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा मिट्टी को पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ठीक है, जुताई कहते हैं। अब देखिएगा अगर देखिएगा मिट्टी अत्यंत सूखी है तो उसको बीज बोने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी जुताई करते हैं और उसमें पानी थोड़ा सा भर देते हैं। ठीक है। और उससे पहले मिट्टी को क्या करना है, समतल करना भी आवश्यक होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है। ठीक है। इस कार्य के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए किसान जोत रहा है ना, यहाँ पे क्या करता है, इस मिट्टी को समतल बनाता है। ठीक। अच्छी उपज के लिए अब देखिए कृषि औजार होते हैं। अच्छी उपज के लिए मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। भुरभुरा करने के लिए कौन कौन से औजार हम उपयोग करते हैं, हल आप सभी ने देखे होंगे, ये है हल। ठीक है। और कुदाली होता है और कल्टीवेटर होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, उसको मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं। हल क्या होता है, हल जो है प्राचीन काल से ही देखिएगा हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग किया जाता है। इससे उर्वरक को मिलाने में, खरपतवार निकालने में, मिट्टी खुरचने के लिए इस सहायता करती है। ठीक है।
और देखिएगा यह औजार लकड़ी का बना होता है, ये आप जानते हैं हल के बारे में, ठीक है। मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसको फाल कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये हल ना, ये इसका फाल होता है, ठीक है। अब हल सेप्ट होता है, ये जो पकड़ने वाला होता है इसको हल सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कुदाली क्या होता है, यह एक सरल औजार होता है जिसका उपयोग करके खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो गुड़ाई, जिसको हम गुड़ाई हम लोग बोलते हैं। अब देखते हैं आगे, ये देखिएगा ये कुदाली है, कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। यहाँ से पकड़ करके इससे हम मिट्टी को पोला करते हैं, ठीक है। कल्टीवेटर है, देखिए ये जो ट्रैक्टर चलता है उसके साथ जो ये लगा होता है उसको कल्टीवेटर बोलते हैं। आजकल जुताई के लिए हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, ये कल्टीवेटर इसके साथ लगा है, ठीक है। अब आते हैं हम बुआई पे। अभी तक तो मिट्टी को पोला करना, मिट्टी को तैयार करना, ये स्टेप हो गया। अब आगे चलते हैं हम इसका दूसरा स्टेप बुआई देखते हैं। देखिएगा बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन करना चाहिए। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। आप सब जानते हैं खेत की जब बुआई होती है तो अच्छे बीजों को हम लगाते हैं जिससे हमारा उत्पादन क्या हो, वो बहुत ही अच्छे से हो। अब देखिएगा उसके पहले क्या करते हैं, बीजों को हम थोड़ा सा, जैसे मान लो हमें कल बोना है तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भिगो देते हैं। भिगोने से क्या होता है, जो बीज नीचे बैठ जाते हैं वे हल्के होते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं वो भारी होते हैं, जो ऊपर रह जाते हैं वो हल्के होते हैं, ठीक है। तो जो अच्छी गुणवत्ता के बीज होते हैं उनको हम लगाते हैं। अब देखिएगा बीज लगाने के लिए हम जो परंपरागत रूप से करते हैं वो क्या करते हैं, एक कीप होती है। यहाँ पे देखिए ये बैल है, ये हल है, जुताई कर रहा है, और यहाँ पे एक कीप लगी होती है जिसमें हम अनाज को डालते हैं और वो कुछ दूरी पर जो है अनाज अच्छे तरीके से लग जाता है और उस पर मिट्टी भी पड़ जाती है जिससे कि चिड़िया वगैरह उसको खा ना सके, ठीक है। अब देखिएगा आधुनिक रूप में जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं उसमें मशीनें भी आती हैं। आप मशीन को देख सकते हैं, ये मशीनें हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, सीड को लगा सकते हैं। सीड ड्रिल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल बोल सकते हैं। ये आधुनिक मशीनें हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, बीज को लगाते हैं। अब देखिएगा और चीज़ ध्यान रखना चाहिए, आपने देखा होगा कि जो नर्सरी होती है, जो पौधशाला होती है, उसमें जो वनी पुष्पी पौधे होते हैं उनको हम छोटे छोटे पौधों को उसमें लगाते हैं, फिर वहाँ से निकाल करके दूसरी जगह हम लगाते हैं, ठीक है। अब आगे जो पौधे होते हैं उनको बहुत पास नहीं लगाना चाहिए, अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर ही लगाना चाहिए जिससे उनको जल और सभी पोषक तत्व तो आसानी से मिल सके। अब देखिएगा खाद एवं उर्वरक को मिलाना भी बहुत ही आवश्यक होता है। देखिएगा वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं, ठीक है, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अब देखिए खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, इसको भी हम आगे समझ लेंगे। देखिएगा जैसे हम लगातार अगर हम किसी खेत में, एक ही खेत में फसलें बो रहे हैं तो उसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उसको पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें खाद या उर्वरक मिलाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें खाद देते हैं, खाद डालते हैं। खाद एक कार्बनिक, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। खाद क्या होता है, खाद यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, खाद मतलब जो हम देसी जो प्राकृतिक रूप से तैयार होती है। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों के जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को, देखिए किसान क्या करता है, जो मान लो किसी सब्जी के छिलके हुए और सारी जो पादप चीज़ें हैं और जो जंतु अपशिष्ट है उनको क्या करते हैं, एक गड्ढे में इकट्ठा करते हैं और गड्ढे में डालते जाते हैं जिससे वो एक क्या बन जाता है, खाद का रूप ले लेता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीव उसका अपघटन करके उसे खाद में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे सब्जियों के छिलके हुए और सारी चीज़ें हुए वो जब सड़ गल जाते हैं तो उनसे खाद बनता है। कौन बनाता है, सूक्ष्म जीव बनाते हैं। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ये केंचुए द्वारा प्राप्त होता है। जैसे बहुत सारा हम वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो प्राकृतिक होता है, जो छिलके वगैरह हैं और सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा कर दें और उसमें केंचुए को डाल दें तो केंचुए क्या करता है, उसको वर्मी कंपोस्ट में बना देता है। इसको याद रखिएगा, वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है, केंचुए से बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा जो खाद होती है ना वो प्राकृतिक रूप से हम अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो उर्वरक होता है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक जो होता है वो केमिकल से बनाया जाता है, ठीक है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। अब उर्वरक के नाम क्या क्या हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारे क्या है, उर्वरक है। इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कौन सा इनमें उर्वरक है। तो ये सब केमिकल हैं, फैक्ट्री में बनाए जा सकते हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, ठीक है। NPK का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है।
अब देखिएगा, इनका उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज हमें मिलती है, परंतु उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी में क्या होता है, उर्वरता में कमी आ जाती है, जल प्रदूषण भी इससे फैलता है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद अभी मैं आपको बताया ना, जो क्या होते हैं, केंचुए वगैरह सूक्ष्म जीवों से बनते हैं, उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। और दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए हुए छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसमें जो पोषक तत्व हैं वो फिर से आ जाएंगे। ठीक है, मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका है कि एक फसल के बाद एकांतर क्रम में फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है, एकांतर क्रम में फसलें लगाई जाती हैं। उसका रीज़न क्या है, देखिए आगे पढ़िए। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में लगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में लगाते थे। इससे क्या होता है, जो फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार मतलब जैसे आपका दाल हुआ, ठीक है, चना हुआ, इन सब में क्या होता है, इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता है। इसमें देखिएगा, यहाँ पे आगे लिखा है, एक होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये फलीदार पौधों की या लेग्यूमिनस, ये भी पूछा जाता है, फलीदार पौधों को ये क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस कहते हैं। और इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करता है, ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करता है। क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनको लेग्यूमिनस कहते हैं, और इनमें इनकी जो जड़ होती है, जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, जिससे जो पौधे होते हैं वो उसको अवशोषित कर सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं, उर्वरक और खाद में अंतर क्या होता है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण होता है, जबकि खाद क्या होता है, प्राकृतिक रूप से तैयार होता है। इसको मैंने बता दिया। उर्वरक क्या होता है, केमिकल होता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, और खाद क्या होता है, प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार होता है। ये फैक्ट्रियों में बनता है, खेतों में बनता है। मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता है, केवल केमिकल होते हैं। और जो खाद होता है उसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, ह्यूमस जो होता है वो क्या होता है, वो जो सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उन्हीं को ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होते हैं। ठीक है, और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से बनता है, जिसमें कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जो जैविक खाद होती है उसको हम अच्छा मानते हैं उर्वरक की अपेक्षा, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता होती है, मिट्टी को भुरभुरी बनाती है खाद, सरंध भी बनाती है, और मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है खाद। ठीक है, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है, इसलिए हमें जैविक खाद को ज़्यादा यूज करना चाहिए, और जो हमारा उर्वरक है, जो हमारा केमिकल है, फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं, उनको हमें कम उपयोग करना चाहिए। अब सिंचाई से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।